हर चीज की एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप इनसे काफी सारी चीजों से बच सकते हैं। ईद के दिनों में पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। गोश्त खाते वक्त बहुत एहतियात करें। पकाते हैं तो उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाएं। गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं तो आपकी दिल की बीमारियों का खतरा बहुत बढ़ सकता है, क्योंकि लोग जो हैं वो बहुत एक्सेसिव यूज करते हैं। अच्छे तरीके से आप एयर फ्री करके आप उसको आप जैसे रैप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद कुर्बान की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि मेरी जानिब से और स्टार एशिया न्यूज की जानिब से आपको ईद उल अज़हा और सुन्नत इब्राहिमी बहुत बहुत मुबारक हो। तो नाज़रीन, जैसा कि ईद के मौका पर हर तरफ कुर्बानी का समा होता है, तरह तरह के लोग जानवर जो है वो ज़िबा करके सुन्नत इब्राहिमी का फर्ज अदा करते हैं। तो ऐसे में नाज़रीन, जो भी इस हवाले से अहले वतन हमारे जो गोश्त की कुर्बानी से मुस्तफीद होते हैं और तरह तरह की कुर्बानी के हवाले से जो है वो कहीं पर बैड़े हैं, कहीं पर दुम्बे हैं और कहीं पर ऊंट की कुर्बानी की जाती है। और ईद उल अज़हा को बहुत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है, जिसके पीछे एक पूरी इस्लामी जो है वो एक पूरा वाकया भी है इस हवाले से। तो नाज़रीन, जैसे कि ईद कुर्बान का आज दूसरा दिन है और आप सब जो है इस ईद को खूब इंजॉय, हमें भी बहुत बेसब्री से जो है वो छोटी ईद के बाद जो है वो ईद का इंतजार रहता है। और हज के बाबरकत महीने पे अल्लाह जो है हमारी बहुत सारी दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता फरमाता है। तो नाज़रीन, ऐसे में कुर्बानी का जब गोश्त इस हवाले से तकसीम किया जाता है, लोग उसको फ्रीज करते हैं, साफ करते हैं, तो 1 से 2 दिन तक कुर्बानी का ही समा जारी रहता है। यानी कि पहले दिन और दूसरे दिन कुर्बानी की जाती है और उसके बाद गरीबों में, मस्कीनों में, रिश्तेदारों में और जितना जितना हिस्सा जो है वो एक पोर्शन के हवाले से डिवाइड होती हैं चीजें और उसके बाद जो है वो गोश्त को तकसीम कर दिया जाता है। तो नाज़रीन, आज के हम इस प्रोग्राम में यही डिस्कस करें तो उस गोश्त को किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है। तो बेसिकली हमारे साथ मौजूद है MSK हॉस्पिटल डॉक्टर मिसबा रियाज साहिबा। बहुत शुक्रिया उनके वक्त का। उन्होंने अपने मसरूफ दिन के हवाले से वो इस कदर मसरूफ थी, लेकिन उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल से आज के दिन यानी कि ईद कुर्बान के दिन हमारा जो है वो इस हवाले से साथ दिया और हमारे सेगमेंट में जो है वो शामिल हुई है। डॉक्टर मिसबा रियाज साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपके का। तो आज के सेगमेंट पे जो है वो बिल्कुल जो है हम इस सेगमेंट का हिस्सा बनाएंगे और डॉक्टर साहिबा से जो है जी बिल्कुल, और डॉक्टर साहिबा से जो है हम वो तरह तरह के सवालात को भी मद्देनजर रखेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने जो है हमें ज्वाइन किया इस हवाले से, ईद कुर्बान सेगमेंट के हवाले से बहुत शुक्रिया आपके ताउन का। ठीक है मैम, इस हवाले से अब सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि मैम से जो है वो चंद सवाल डॉक्टर साहब से की जाएंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जैसे कि कुर्बानी होते ही है और जैसे कुर्बानी होते साथ ही लोग फ्रिज में जो है वो गोश्त स्टोर करके उसको जो है वो तकसीम करके हिस्सा बना के जो है वो रख लेते हैं। तो इस जो कुर्बानी के गोश्त के हमारे सेहत पर किस तरह से इफेक्ट हो सकता है और इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर है इसको इस्तेमाल करने के लिए? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी। अच्छा, आपने क्वेश्चन, ईद उल अज़हा जो है वो बेसिकली है ही उन लोगों के लिए बेसिक जो बहुत खाने को बहुत पसंद करते हैं। और मैंने ऐसा देखा अपनी प्रैक्टिस में भी कि ईद उल अज़हा में जो लोग कभी कभी इस तरह से होता है कि बहुत ज्यादा मीट इनटेक की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं हॉस्पिटल में। तो हर चीज की एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप इसको बहुत एक एतदाल में रहकर अपने इसका कंजप्शन करते हैं मीट अपने ईद उल अज़हा पर, तो इस तरह से इतने इश्यूज नहीं बनते हैं। अब गोश्त खाते वक्त अगर हम गोश्त को बनाते वक्त ईद के दिनों में अगर ये एहतियात करें डाइट वाइज कि आपको सेहत के मसाइल ना पैदा हो, उसमें अगर आप फ्राई करने की बजाय अगर आप उसको किसी और तरीके से बनाते हैं या आप उसको जिसमें आप स्टीम करके बनाते हैं, तो उसमें उसकी जो एक बहुत एक सेहत के मसाइल जो फ्राई करने की वजह से होते हैं, क्योंकि उससे आपकी कोलेस्ट्रोल लेवल्स जो है वो बहुत ज्यादा रेस करना शुरू कर देते हैं। तो आप इनसे काफी सारी चीजों से बच सकते हैं अगर आप ईद के दिनों में पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। और जब आप बहुत हेवी प्रोटीन डाइट लेते हैं, क्योंकि गोश्त बेसिक प्रोटीन डाइट है, और उसके साथ आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपके बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक इश्यूज भी आगे इस्तेमाल होते हैं। तो मेरा इसमें ये एडवाइस है कि आप गोश्त खाते वक्त बहुत एहतियात करें
खास तौर पर चर्बी और तली हुई अशिया से परहेज करें, और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और ख़ुद को हाइड्रेटेड रखें, और अपनी ग़िज़ा में गोश्त के साथ सब्जियों और फल को भी आप ऐड करें। और जो भी आप खाना जब पकाते हैं तो उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाएं, ताकि वो कोई फूड बॉर्न डिजीजेस की वजह से आपको बाद में इशू ना हो। जो फूड बॉर्न डिजीजेस वो है जो खाना वो अच्छे तरीके से अगर आप उसको कुक नहीं करके बनाते हैं और उसके अंदर कोई जर्म्स रह जाते हैं, तो वो फूड बॉर्न डिजीजेस जिससे आप डायरिया या आपको बाकी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि जैसे कि कुर्बानी के गोश्त को अगर एक पर्सन जो है वो डेली रूटीन में जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है, तो अगर जैसे कुर्बानी का गोश्त अगर वो मीट लेवल जो है वो जैसे कि आपने बताया कि कोलेस्ट्रॉल लेवल भी इंक्रीज हो जाता है, तो अगर वो मीट जो एक डेली रूटीन में जो एक्सरसाइज कर रहा है, अगर वो पर्सन जो है वो कुर्बानी के गोश्त को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करेगा, तो उसका किस तरह से इफेक्ट होगा, उसके हेल्थ इश्यूज पर किस तरह से इफेक्ट होगा एज अ नॉर्मल पर्सन और एज अ डाइट पर्सन? अगर आप इसमें आप दो कैटेगरीज में अगर डिवाइड करें, एक तो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है और एक ऑलरेडी वो इंसान है जिसको ऑलरेडी बहुत से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जैसे कोई दिल का मसला चल रहा है या उसको शुगर का मसला है या उसको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। अगर आपको साथ इस तरह से भी मसले चल रहे हैं और आप अगर गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, तो आपकी दिल की बीमारियों का खतरा बहुत बढ़ सकता है। आपका कोलेस्ट्रोल रेज हो जाता है काफी ज्यादा, और कोलेस्ट्रोल के बढ़ने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर और दिल के ऊपर और दिल की खून की नालियों में जो है वो चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और इस तरह की बीमारी और इस तरह के मसलों में आप जा सकते हैं। इवन के जो हेल्दी पर्सन भी है, वो इंसान जो वो कोई भी जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, वो बिल्कुल सेहतमंद है, अगर आप उसमें भी ज्यादा इनटेक करते हैं तो उसमें आपके बाकी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जैसे आपको गैस्ट्रिक इश्यूज शुरू हो जाते हैं, आपके मैदे में जलन, या आपको बहुत हैवी इनटेक कर रहे हो तो आपको डायरिया या इस तरह का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो एक्सेस तो दोनों ही हेल्दी और नॉन हेल्दी दोनों पर्सन्स में जो है एक्सेस वो बैड है। बेशक आप अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो या आप उसको अच्छे से कंज्यूम भी कर रहे हो, फिर भी उसको लिमिटेड अमाउंट में या लिमिटेड ही तरीके से आपको उसको कंज्यूम करना चाहिए। ठीक हो गया मैम। जैसे कि डॉक्टर साहबा ये भी एक है कि आप जैसे कि एज अ डॉक्टर पर्सन बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां आप पर आयद होती हैं, तो ईद के डेज में फैमिली टाइम को और ऑफिस टाइम को किस तरह से मैनेज किया जाता है, उस हवाले से बताइएगा जरा। अगर एक डॉक्टर के लिए तो उसका प्रोफेशन जो है वो प्रायोरिटी होती है हमेशा, और इसी तरह से हर डॉक्टर के लिए कि बल्कि इस तरह से भी होता है कि हम ईद पर कभी कभार इस तरह से होता है कि ईद पर रश ज्यादा हॉस्पिटल्स में होता है, क्योंकि लोग जो हैं वो बहुत एक्सेसिव यूज करते हैं। ईद उल अजहा के मौके पर बहुत ज्यादा डाइट जो है उनकी चीट मील्स बहुत ज्यादा होते हैं लोगों के। इवन गोश्त का इस्तेमाल जो है वो बड़े अनहेल्दी तरीके से खाते हैं और बहुत ज्यादा कंजप्शन होती है, जिसकी वजह से हम डॉक्टर्स को जो हॉस्पिटल में जो है वो ये चीज देखनी पड़ रही होती है। तो बाकी इस तरह से है कि हम अच्छे से, अगर डॉक्टर की प्रोफेशनल लाइफ जो उसके लिए ज्यादा प्रायोरिटी होती है हमेशा, तो बैलेंस करना भी इम्पोर्टेंट है कि आपकी लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ कॉम्प्रोमाइज ना हो, ना ही आपकी प्रोफेशनल लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो। दोनों चीजों को बैलेंस इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल, दोनों चीजों को जो है वो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को साथ साथ जो है वो मैनेज किया जाता है। तो डॉक्टर साहब आजकल ये भी देखा जाता है कि बच्चे जो हमारी जो यंग जनरेशन है, आने वाली कमिंग जनरेशन, और हम अपनी मतलब के जनरेशन की बात भी करें तो वो इस तरह से है कि अब बच्चे जो है वो ज्यादातर जंक फूड और डेली फूड ज्यादा खाना पसंद करते हैं। तो ऐसे में जब कुर्बानी का गोश्त घर में हो तो बच्चे जो है वो नखरे कर रहे होते हैं कि हमने इसको नहीं यूटिलाइज करना, हम तो बाहर से चीजें ऑर्डर कर लेंगे, ऑनलाइन हम ब्रॉडवे ऑर्डर कर लेंगे, चीजेस ऑर्डर कर लेंगे, तरह तरह के जो है वो पिज्जा ब्रांड्स है, इंटरनेशनल ब्रांड्स या पाकिस्तानी ब्रांड्स ओपन हो चुके हैं, जंक फूड ऑल द टाइम अवेलेबल है। तो इस तरह में उनके लिए कुर्बानी का गोश्त उनको खाना मुफीद है। इस तरह से एज अ डॉक्टर, एज अ मदर, आप इसको किस तरह से देखती हैं कि किस तरह से बच्चों को इस तरफ लाया जा सकता है कि इस मीट में जो है वो असल ताकत है, जस्ट लाइक मटन है, बीफ है, बनिस्बत एक मुर्गी के गोश्त ब्रॉयलर जो है, वाइट चिकन में तो बेसिकली वो डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि उसको यूटिलाइज मत करें, देसी चिकन खाएं। तो उसमें आप किस तरह से चाइल्ड को अपनी तरफ के नहीं उसको किस तरह से आप मौकिफ को बयान करेंगी?
इसमें मैं 2 बातें बताना चाहूँगी। पहली बात तो ये है कि हमने जी, जब हम खुद बचपन में देखा है कि अभी तो खैर अब की हैबिट्स बचपन के लिहाज से काफ़ी चेंज हो चुकी हैं। अब इसमें बच्चों की तरफ ये रुझान है कि बच्चे जो हैं वो आपका जो भी कुर्बानी का जो जानवर आता है, ईद से तकरीबन अगर आप 1 हफ्ता पहले, अमूमन तो बहुत सी फैमिलीज़ में या हम यहाँ पे देखते हैं कि 1 हफ्ता पहले बिल्कुल। वो अपने को खरीद कर ले आते हैं और उसके बाद वो बहुत अफेक्शनेट होते हैं बच्चे अपने कुर्बानी के जानवर की तरफ, उसका बहुत ख्याल करते हैं, उसको घुमाने लेकर जा रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं, उसको बहुत ख्याल कर रहे हैं। और फिर मैंने ये देखा था कि अब मैंने अपने बचपन में भी कि जब एक कुर्बान का जानवर हमारे घर में है और उसके बाद आप उसको फिर जब हम उसको ज़िबा करते हैं अगले दिन, तो वो उस दिन का थोड़ा सा मतलब नॉर्मली बाकी डेज में कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो खाते हैं, गोश्त खाते हैं, उसमें उनको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कुर्बानी वाले दिन वो नहीं खाते इस वजह से क्योंकि वो ज्यादा अपसेट होते हैं एक तो इस वजह से। और दूसरा पॉइंट ये है कि बच्चों की अगर आप परवरिश उनको बचपन में ही उनके टेस्ट बड्स बच्चे के बचपन में ही अगर आप उसके टेस्ट बड्स में ये आप उसको आहिस्ता आहिस्ता फूड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं बच्चे की, जब बच्चा 1 साल का हो जाता है उसके बाद पीडियाट्रिशियंस बोलते हैं कि आप बच्चे को हर चीज खाना शुरू कर दें, उसको कोई रिस्ट्रिक्टेड फूड आपको उसको देने की जरूरत नहीं है अनलेस के उसको कोई डाइट रिलेटेड एलर्जीज ना हो किसी बच्चे को। अगर इस तरह की कोई सूरत हाल बच्चे में नहीं है तो आप उसको हर चीज खिलाएं, और अगर बचपन से ही उसको ये आदत नहीं डालते तो बड़े होने तक उसको बच्चे को वो आदत नहीं होगी कि वो मीट खाए या इस तरह की चीजें खाए। और जैसा कि आपने भी कहा कि जंक फूड जो है वो बहुत ज्यादा आजकल बच्चों में हेल्थ इश्यूज की वजह बन चुका है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स हैं। जैसे वाइट मीट में आपके चिकन जो है वो तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब इसमें मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि आप अपने बच्चों को शुरू से ही आदत अगर लगाएंगे कि वो गोश्त खाएं जी तो जी फिर इंशाल्लाह बिल्कुल। उसमें आदत नहीं आएंगी। ठीक है, बच्चों को शुरू से ही ये आदत डलवाएं कि वो जो है वो देसी और नेचुरल ऑर्गेनिक फूड के करीब ज्यादातर रहें। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ये भी बात है कि जो बूढ़े हजरात होते हैं जो मतलब कि उम्र रसीदा लोग हैं ज्यादातर, बाज़ का देखा जाता है कि वो बहुत मिकदार में जो है वो गोश्त का इस्तेमाल कर लेते हैं, जस्ट लाइक उनको अगर हेल्थ इश्यूज हैं, ब्लड प्रेशर का मरीज है, कोई शुगर का है या इस हवाले से स्टमक इश्यूज हैं, तो उनको कितनी मिकदार में और किस तरह से गोश्त का इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह से पोर्शन में, और कौन से जानवर का गोश्त उनके लिए नुकसानदेह है और कौन सा फायदेमंद है, आइदर वो दुम्बा है या वेड़ा है या ऊंट है, तो इस हवाले से बताइएगा। इसमें आपकी कैटेगरीज हैं ये कि आपके जो मीट है उसकी 2 टाइप्स हैं, एक तो आपका व्हाइट मीट होता है और आपका रेड मीट होता है। तो आपके जितने भी जानवर हम अपनी ईद उल अज़हा पे कुर्बानी करते हैं वो सारे वो आते हैं रेड मीट। अब अगर आप ओल्ड एज पर्सन की बात करें तो जहां तक मैंने ओल्ड एज लोगों में ये ट्रेंड देखा है कि वो गोश्त को बहुत शौक से खाते हैं और ज्यादातर बकरे के गोश्त को वो समझते हैं, बल्कि बिल्कुल ऐसा ही है, वो गलत नहीं समझते इस बात को कि उसमें ग़िज़ाइयत जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि बकरे के गोश्त में बाकी रेड मीट के कंपैरिजन में जो बाकी न्यूट्रिशियस आपके सब्सटेंसेस जो वो ज्यादा होते हैं, जैसे कि आपका विटामिन्स और आयरन वो ज्यादा हेल्दी है और उसमें चिकनाई बाकी गोश्त की निस्बत कम होती है। और जितना भी आप गोश्त खाते हैं वो बेसिकली प्रोटीन है, और आप जब बहुत ज्यादा प्रोटीन लेते हैं तो आपका प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी में बनता है वो कन्वर्ट होता है आपके यूरिक एसिड में। अब यूरिक एसिड क्या है कि आपके जितने भी ओल्ड एज लोग हैं वो ज्यादातर उनको प्रॉब्लम्स होते हैं कि उनका यूरिक एसिड हाई होता है, जिसकी वजह से उनके जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होती है। और अगर आप मीट का इंटेक ईद के दिनों में बहुत ज्यादा एक नॉर्मल लेवल से ज्यादा लें, प्रोटीन्स में आप ज्यादातर उस वक्त मीट ले रहे होते हैं, तो उस वक्त आपको आपका सारा प्रोटीन जो है आपकी बॉडी में वो कन्वर्ट होकर एंड प्रोडक्ट यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बनता है, और उसका एंड ये है कि आपको फिर आपके यूरिक एसिड लेवल जो है वो आप पहले मेडिसिन जो है वो खा रहे हो तो आपके यूरिक एसिड लेवल और इंक्रीज कर जाता है, और जो आप मेडिसिन जिस डोज में ले रहे हो वो आपको उस तरह से फर्क नहीं आ रहा होता। और ओल्ड एज लोगों में ज्यादातर गैस्ट्रिक इश्यूज, कार्डियक इश्यूज इसीलिए ज्यादा है क्योंकि बॉडी जो है उसकी इम्यूनिटी और बॉडी का जो अपनी एक कैपेबिलिटी है
टू कंज्यूम द फूड यू आर टेकिंग, वो एज कम्पेयर टू यंग एडल्ट्स वो कम हो चुकी होती है। अगर आप अपनी उस कैपेसिटी से ज्यादा अपना फूड इनटेक आपका ज्यादा है, मीट इनटेक, आपको उसके सारे इश्यूज जो है वो आपके देखिए कॉज एनी इशू, आपको कार्डियक इशू हो सकता है। आप बहुत चिकनाई वाला गोश्त खाएंगे और आप चेक करें उसको, और आपकी जो खून की नालियां उनके अंदर जाकर वो चर्बी जमा होना शुरू हो जाएगी। जब खून की नालियां तंग होंगी, ऑक्सीजन सप्लाई हार्ट को नहीं मिलेगी, तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको बहुत ही लिमिटेड अपने जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, ज्यादातर जो कार्डियक पेशेंट्स हैं उनमें डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपने बहुत एक लिमिटेड क्वांटिटी में रोजाना का इंटेक करना है। अगर आप एक सालन गोश्त का सालन खा रहे हैं, आप एक जो है उसके एक पीस से ज्यादा आप मत लें, रोटी के साथ खाएं आप। और अगर उसमें आप कोई सब्जी डाल दें तो वो तो बहुत बेहतर है, क्योंकि उसमें आपके बाकी भी जो न्यूट्रिशन है वो भी आपको उसमें से उसकी भी मिलेगी। तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है ओल्ड एज पर्सन में इन चीजों को मैनेज करना, कि आपने उनको किस क्वांटिटी में जो है वो आपने उनको जो है मीट देना है। ठीक है डॉक्टर साहबा, आपने इस हवाले से बताया कि जो ओल्ड एज जो है वो उनको जो है वो ज्यादा वो शौक से बिल्कुल देसी खुराकों को लाइक करते हैं। तो आखिर में ये वाला सवाल मैं आपसे जो है वो सीरियस नौयत का पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से हमारे लोगों में ये एक अनसन पाया जाता है कि कुर्बानी के गोश्त को 2-2 या 3-3 माह के लिए फ्रीज करके रख लिया जाए और उसको जो है फिर वो सर्दियों में जो है वो ज्यादा जो है वो उनको एक जस्ट लाइक पंजाबी का वर्ड यूज है, ज्यादा खाने में चस आती है, सॉरी टू से ये स्लैंग वर्ड था। तो उनको जो है इस हवाले से वो फ्रीज करके रखते, पहले से कुर्बानी करने से पहले से डीप फ्रीजर जो है वो खरीदना, उनकी मांग में भी बहुत इजाफा हो जाता है एज अ पाकिस्तानी। तो क्या उनकी ग़िज़ाइयत या उनका जायका 2-3 माह भी फ्रीज करने के बाद भी बरकरार रहता है? एज अ डॉक्टर आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इसमें मैं आप एक टर्म का बताऊंगी, एक फ्रीजर बर्न। अगर आप गोश्त को तरीके से महफूज करते हैं तो 2-3 माह अगर आप फ्रीज करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती गोश्त में। लेकिन गोश्त को किस तरह से फ्रीज किया जाए, अगर आप उसको ठीक तरह से फ्रीज नहीं करते, तो मैंने भी एक वर्ड यूज किया, फ्रीजर बर्न। फ्रीजर बर्न का मतलब ये है कि अगर आप गोश्त को अच्छे तरीके से आप एयर फ्री करके आप उसको आप जैसे रैप करते हैं, या आप शॉपर्स में ज्यादातर हमने देखा है कि हम शॉपर्स में उसको गोश्त को रखकर रैप करके फ्रीजर में रख देते हैं। अब इसमें ये कि कुछ प्लास्टिक बैग्स होते हैं जो फ्रीजिंग बैग्स होते हैं, आप या अगर आप वो नहीं, जो आप अगर शॉपर में भी गोश्त को आप उसको डालकर फ्रीज करते हैं तो उसका एक प्रॉपर ये कि आपका वो टोटली एयर फ्री होना चाहिए। आपने उसको बहुत टाइटली बंद करके फ्रीजर में उसको रखना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका जो मीट है वो जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता वो फूड जो है उसका वो अफेक्ट जो है ना, फूड की अफेक्टिवनेस और वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये गोश्त आपका जो है वो फ्रीजर बर्न हो चुका है? फ्रीजर बर्न का मतलब है कि उसकी टेस्ट, उसमें आपको कोई हेल्थ इश्यू नहीं आएगा, लेकिन उसके आपको देखकर पता चल जाएगा, उसकी कलर जो उसका कलर होगा वो फर्क हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, कलर में फर्क आ जाएगा और उस पे व्हाइट पैचेस बना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है कि वो फ्रीजर बर्न हो चुका है मीट। और आप जब उसको खाना बनाएं पकाकर खाएंगे तो उसके टेस्ट में बहुत फर्क होगा एज कम्पेयर टू वो फ्रेश मीट जो आपने खाया हो या 1-2 दिन तक फ्रीज किया हो, तो उसके टेस्ट में बहुत फर्क आ जाएगा। अगर आप इसको प्रॉपरली फ्रीज करते हैं तो इस तरह के इश्यूज जो है वो नहीं आते। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप इतने अरसे तक 2-3 महीने का जो फ्रोजन फूड है वो आप इतनी देर तक मत खाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस तरह के इन्फेक्शन जो है, जो कि फूड बॉर्न डिजीजेस का मैंने जिक्र किया था, कि वो बीमारियां जो कि प्रॉपरली कुक मीट से बनती हैं, आप प्रॉपरली गोश्त को पकाते वक्त आप धोए नहीं या अच्छे से पकाए नहीं, तो उससे जो बीमारियां जैसे डायरिया और इस तरह के जो प्रॉब्लम होते हैं वो फूड बॉर्न डिजीजेस इसी वजह से आती हैं। और अगर आप 2 से 3 माह तक उसको तो एक्सपेक्टेड है कि इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है।
ठीक है, डॉक्टर साहिबा क्लियरली हमें इस तमाम तर सवालात के जवाब दे चुकी हैं। तो आखिर में ये बताइएगा कि फैमिली के साथ किस तरह से ईद मनाती हैं और जो अपने प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह से मैनेज करती हैं, इस हवाले से बताइएगा। एज अ डॉक्टर इमरजेंसी सूरत हाल डेवलप हो सकती है, बिंग अ मदर, और घर को भी जिम्मेदारी को देखना है, तो उसको किस तरह से आप मैनेज कर सकती हैं, तो ये बताइएगा जरा। एक्चुअली इस टाइम पे मैं एमएस के हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ, और मेरे ऊपर सिर्फ मेरे एम्प्लॉयज की नहीं, मेरे पूरे जो पेशेंट्स मेरे हॉस्पिटल में आते हैं उन सब की जिम्मेदारी होती है। और ईद पर प्रोफेशन एक ऐसा है मेडिकल का कि आपको कोई ऑफ नहीं होता, यू हैव टू मैनेज 24/7। और हॉस्पिटल को मैनेज करना, आपके एम्प्लॉयज जो कि ईद अपनी ईद की ड्यूटीज कर रहे होते हैं, अपने घर नहीं जाते बल्कि हॉस्पिटल में होते हैं और ईद की ड्यूटीज कर रहे होते हैं। मेरा सबसे प्रायोरिटी तो ये होती है कि मैं अपनी सबसे पहले सुबह के वक्त ईद की नमाज के बाद मैं अपने हॉस्पिटल में अपने एम्प्लॉयज को जो ड्यूटी पे होते हैं ईद पर, मैं उनसे जरूर मिलती हूँ। और मेरा ये एक तरीका है कि मैं उनके साथ सुबह का ब्रेकफास्ट करती हूँ, ताकि उनको ये फील ना हो ईद का कि हम यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं और हमारी अम्मी साहिबा घर बैठी। और इसमें अब दे आर वर्किंग, अपने दे आर सैक्रिफाइसिंग देयर हॉलीडेज एंड आर वर्किंग इन द हॉस्पिटल। ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। और इमरजेंसी हो जाए 24/7 आई हैव टू बी अवेलेबल फॉर द पीपल, फॉर द पेशेंट्स, फॉर माय एम्प्लॉयज। ये सारी चीजें मैनेज करने से ही आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली को भी साथ साथ मैनेज और हॉस्पिटल को भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है कि अल्लाह ने इस काबिल बनाया कि दोनों चीजों को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। जी ठीक है, जैसा कि डॉक्टर मिसबा रियाज साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने बताया कि जैसे मेडिकल का प्रोफेशन है कि उनको 24/7 जो है वो वर्किंग आवर्स में रहना होता है, लेकिन वो अपनी ईद की छुट्टियों को और यानी कि ईद के बाद जो हॉलीडेज को तो सेलिब्रेट करती हैं, लेकिन ईद के दौरान ऑन ड्यूटी भी जो है वो अपने एम्प्लॉयज के साथ ईद की कंट्रीब्यूशन इस तरह से करती है। तो इसी तरह सहाफत का पेशा भी जो है वो 24/7 वर्किंग आवर्स का ही है। तो हम भी आपके साथ ईद की खुशियों में भी जो है वो ऐसा शामिल होते हैं। तो इस हवाले से डॉक्टर मिसबा रियाज साहिबा जो कि एमएस के हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें तमाम तर सवालात के जवाब दिए हैं। और बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का, डॉक्टर साहिबा ने हमें टाइम दिया और अपनी मसरूफियात में से एक बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। और इसी के साथ यहाँ पर सेगमेंट का वक्त हुआ जाता है खत्म। और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने